अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बैक टू बैक ऐड ऑन होती जा रही हैं। जहां पे पहले एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई थी, अब मुकम्मल लगभग 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट से लोग उसको उन कॉन्स्पिरेसीज को देख रहे हैं। कुछ जो कड़ियाँ हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी सामने आए हैं कि उन 3 थ्योरीज में से कोई एक जो पर्टिकुलर थ्योरी है उसको ज़रा रैशनल माना जा रहा है, फैक्चुअल माना जा रहा है और कड़ियाँ उसके साथ मिल रही हैं। जिस तरह अगर हम बात करें बिल गेट्स के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्यों स्टेप डाउन किया माइक्रोसॉफ्ट से, वो आखिर क्यों इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बन रहे हैं, क्यों ही इज ट्राइंग टू बी वर्ल्ड्स नंबर 1 डॉक्टर। जिस तरह वो डॉक्टर है नहीं लेकिन वो इस वक्त डॉक्टर की तरह साउंड कर रहे हैं। 2015 टेड टॉक में भी उन्होंने बार बार बात की वैक्सीन के हवाले से। उन्होंने ये भी बात की कि पूरी दुनिया जो है एक वबाई बीमारी का शिकार हो जाएगी। ये उनकी 2015 टेड टॉक्स की जो है हमारे पास सामने अपडेट्स आ रही हैं। साथ ही साथ बार बार उन्होंने वैक्सीन के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह वैक्सीन जो हैं हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। उन्होंने अपनी एक और जो टेड टॉक थी उसमें उन्होंने ये बात भी की कि किस तरह हम आबादी को कम कर सकते हैं। आखिर आबादी को कम करना और वैक्सीन का आखिर इनका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली एक कनेक्शन है या इनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है वो बार बार इशारा कुछ पर्टिकुलर कंपनीज या प्रोडक्ट्स के ऊपर दे रहे हैं, क्या उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, और बहुत सारी इसके ऊपर थ्योरीज आती जा रही हैं। 5G की जो थ्योरी है उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है कुछ फैक्ट्स के जरिए। इनके ऊपर हम कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये बात भी करेंगे कि सिंध के सूबे के बाद अब क्या वफाक को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जिस तरह कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिसीज के ऊपर अप्रिशिएट किया जा रहा था सिंध हुकूमत को, लेकिन अब जब ग्राउंड रियलिटी की बात करें, कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें, तो सिंध हुकूमत को टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है। क्या वफाक को भी इसी तरह मुश्किलात का सामना है इस वक्त? दूसरी जानिब 25 अप्रैल तक का जो कहा गया था कि कंप्लीट रिपोर्ट आएगी सामने, 25 अप्रैल से इस रिपोर्ट को क्यों मंजर आम पर पहले लेके आया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ इसमें ऊंच नीच आई है, मुकम्मल ख़राब नहीं हुए हैं। और जो सब्सिडी का जो एक फैक्ट है उसके ऊपर जहांगीर तरीन क्वेश्चंस रेज करते हैं। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या इस वक्त वफाक जो है कोरोना से लड़ने की तैयारी में है, क्या वो एक चैलेंज है उनके लिए, या फिर ये आटा चीनी बहरान भी उनके लिए एक बहुत बड़ा और मजीद चैलेंज बन सकता है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हुज़ैफा खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाद शफीक, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट वहाब हुसैन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। हुज़ैफा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको 25 अप्रैल से क्यों पहले लेकर आया गया है? इसमें जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि इसको पहले नहीं आना चाहिए था, कंप्लीट रिपोर्ट को सामने आना चाहिए था। दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरअसल जब भी कोई पेशरफ्त होती है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आती है, एक कमीशन बनाया जाता है, तो उसके लिए एक सरसरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत इदारे अपना काम करते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर आसानी हो जाए। एक रिपोर्ट आई जिस पे जहांगीर साहब का नाम भी आया, नून लीग का भी नाम आया, काफ़ी सारे लोगों के नाम जो क्लियर हुए, सामने आए। अब इसका एक्चुअली होता है फ्रांसिक कि आया ये हुआ किस तरीके से था। सामने तो आ गया कि इशू के अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं, या इस वजह से जो खान साहब का वादा था कि जो चीनी और जो गंदम कम हुई है मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो तो उन्होंने अपना वादा एक हद तक पूरा कर दिया। लेकिन 25 तारीख के बाद सारे लोग जो हैं वो आप समझ लें बेनकाब हो जाएंगे। उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो फिर जाएगा अदालत के अंदर। वो एक लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो कहते हैं कि अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करें, अभी इस जो रिपोर्ट में उनके ऊपर फैक्ट्स उठाए गए हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वही फैक्ट्स अगर हम पर्टिकुलरली देखते हैं पिछली दौर हुकूमत में, तो उसमें अगर नून लीग के दौर की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है रिपोर्ट में। एक ही फैक्ट है जिसको पिछली दौर हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद कहा जा रहा है, और अब अगर उन्होंने वही काम किया तो उस पर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। दरअसल बात ये है ना कि हमें देखना चाहिए इशू है क्या। ये इशू वो है कि जब हमारे मुल्क के अंदर तो 70-80 शुगर मिल्स हैं जिसके अंदर जहांगीर खान तरीन की 4 हैं। मैं जहांगीर तरीन खान को स्पेसिफिकली इसलिए बार मेंशन कर रहा हूँ कि मैं वो हमारी पार्टी की तरह उनको जोड़ा जाता है कि वो हमारे पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है।
देखें, हमें देखना पड़ेगा कि शुगर मिल के अंदर से क्यों सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि जब एक स्टॉक मुल्क के अंदर पूरा हो जाता है, जो अब उनके पास इतना सारा गोडाउन में माल पड़ा होता है, तो वो गवर्नमेंट उनको खुद अलाउ करती है कि जी ठीक है आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। 3 बिलियन का जहांगीर खान तरीन के ऊपर इल्ज़ाम आया कि जी उन्होंने 3 बिलियन की जो शुगर है वो एक्सपोर्ट की है, जिसके अंदर से वो कहते हैं मैंने 2.5 अरब की थी, मुझे अलाउ थी, मुझे परमिशन थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2.5 अरब की और वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में की जिस टाइम मैं अपोजिशन में था। अब ये देखना चाहिए कि आया फ्रांसिक क्या क्लियर करेगा कि आया वो एक्सपोर्ट हुई थी या इन्होंने डम करके रखी हुई थी कि जैसे ही मार्केट में शूट आउट बहरान बना और उन्होंने वही निकाल दी। ये फ्रांसिक इसको क्लियर करेगा कि नहीं आया वाकई में अगर हुआ था तो कोई जुर्म नहीं था, गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया था। लेकिन इस तरीके के काम, इस तरीके की रिपोर्ट आने से आज के बाद ये जो माफिया है, चाहे उसके अंदर कोई भी हो, वो अब बेनकाब हो चुका है। आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अवाम की चीज़ को डम करके और चीज़ों को महंगी कीमत में बेचा जाए। ठीक है फहद, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि रिपोर्ट का जो एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है इटसेल्फ, वो उनके ऊपर प्रूव ही नहीं करते हैं, उनके केस को वीक कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इन्होंने एक्सपोर्ट की तो उन्होंने गलत काम किया, लेकिन अगर पिछली दौर हुकूमत में एक्सपोर्ट हुई है तो उसमें फ़ायदा हुआ। ये कॉन्ट्रडिक्शन, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे भाई बोल रहे हैं हमारे कि जहांगीर तरीन हमारा हिस्सा है, इस वजह से लोग पॉइंट करते हैं, वो आपका ही हिस्सा है और इमरान खान से भी ज़्यादा पावरफुल है पीटीआई में। सही, इस चीज़ को माने, क्योंकि वो जहाज़ लेके जो घूमते थे ना, वो इन्हीं पैसों से घूमते थे, जो इन्होंने इतने पैसे दबाए हैं और सारी चीज़ें की हैं। अब रिपोर्ट आ गई है तो सब उसको उनको डिफेंड करते फिर रहे हैं। उस वक्त जब माहिरीन ने बोला था कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके यहाँ बहरान आ जाएगा पाकिस्तान में, फिर आपने क्यों एक्सपोर्ट की? किसकी गवर्नमेंट थी? सही है, आप ये पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं, अभी बहुत भाई पीटीआई की गवर्नमेंट पिछले 5 सालों का सही है। वाकया उसके है। बाद दूसरी चीज आप ले लें कि आपके साथ खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, कितने सारे लोग हैं, सही है, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। आपके लोग जो आप कहते थे आबे जमजम से नहा के हम सब आ गए हैं, दूसरी पार्टियों से आपने उठा के लोटे जमा किए हैं सारे, वो आज आके देखिए। मैं आप एक बात देखिए, एक पॉइंट को ये ले, और ये तो कहते थे ना कि नून लीग करप्ट, हर चीज नून लीग ने की है, वो तो शुक्र है इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, नहीं तो ये बोलते कि नून लीग ने ये रिपोर्ट निकाली है। फाद, मुझे इस पॉइंट के ऊपर जरा बता दें कि ये पॉइंट तो उनका फैक्चुअल नहीं दिखाई दे रहा आपको। वो कह रहे हैं एक ही पॉइंट है लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। एक तरफ उसी पॉइंट के जरिए फायदा होता है और एक दौरे हुकूमत में उसी पॉइंट को लेकर नुकसान इसको क्लियर करें। ये क्या बात होगी कि पीटीआई का दौर? ये बातें सर हम भी कर सकते हैं, आप वो बात करें जो सवाल है, जो सवाल है वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जब नून लीग के दौर में वो कहते हैं कि वो हमने उस वक्त भी मैंने सब्सिडी ली, सही है। इस वक्त जब माहिरीन आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, आपके मुल्क में बहरान आ जाएगा, आपकी गवर्नमेंट में कितने लोगों ने, कितने माहिरीन ने बोली ये बात? बैठ के आप देखें तो सही। आप लोगों को बहुत देखिए, अब इसमें अब मुझे बात तो करने दें, आप एंकर बन जाए या मुझे बात करने दें। आप लोगों का मसला यही है, जब आप लोगों के ऊपर आती है तो आप लोग चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। वो आके एक बात मुझे बताएं, आपकी जो वफाकी मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन की, वो आके सिर्फ रोना उनके ऊपर लगाए हुए नून लीग वालों के ऊपर। अभी भी जहांगीर साहब जो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करे, उनके केस को वीक करे, इस पर आप क्या समझते हैं? कोई वीक नहीं है इनका केस। अभी आपको 25 तारीख को अच्छी तरीके से पता लगेगा कि क्या होने वाला है और फिर देखेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। बैक ऑफ द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह जहांगीर तरीन के केस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है केस में। जिस पॉइंट को पर्टिकुलरली मेरे अगेंस्ट बनाया गया है वही पॉइंट प्रैक्टिस हो रहा था पिछली दौरे हुकूमत में। फाद, क्विकली, ताकि मैं आगे जाऊँ। ये बात तो अब आप 25 तारीख का वेट कर लें, क्योंकि जो आजकल सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि 25 को हम इनको लेके आएंगे सामने, और किसको लेके आते हैं सामने तो उसके बाद ज्यादा अच्छी तरीके से इस पर डिस्कशन होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी भी कि 25 को, क्योंकि अपने लोग फंस रहे हैं ना, तो वो 25 से आगे भी जाएगी कहानी और अपने लोगों को बहुत सफाई से निकाल दिया जाएगा। वहाब, आप क्या समझते हैं जिस पॉइंट को वो हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वाकई ये केस वीक दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहले तो अब फाइनल रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा कि फाइनल रिपोर्ट 25 को जब आएगी
तो उसमें क्या पेशरफ्त होती है। अब मुझे लग रहा है कि जहांगीर साहब जो हैं वो पीटीआई के मेन जो है चलाने वाले शायद वही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 6 माह से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एडवाइजर हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। तो अपेरेंटली तो ये दिख रहा है कि जिस तरह ये उनका इंटरनल मैटर है। मेरे ख्याल में उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा हुआ, लेकिन अब उसमें जो रिपोर्ट पेश हुई है या रिपोर्ट इनकी जो लीक हुई है, अब इनके नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने भी ये एतराफ़ किया कल टीवी चैनल पे कि ये रिपोर्ट लीक हो गई है। और मीनवाइल इस लीक के दौरान अब मजीद में बचाने जाएंगे ये। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली एज पर द लॉ बात करें तो अगर जब भी कोई केस उसका कंप्लीट जजमेंट या फुल जजमेंट रिलीज होने से पहले उसके बारे में कुछ अपडेट्स आ जाती हैं, इसमें ऐसा कुछ लीक होने वाली तो क्या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है? इसमें क्लियर कर लूं एक बात कि ऑफिशियली कोई भी बात ये स्क्रीन पे नहीं आई, ना वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, ना उनके किसी भी एडवाइजर की तरफ से। ये तो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि ये रिपोर्ट लीक हुई है। उनका अगर कोई झगड़ा था तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ये मुल्की मामलात हैं जिसमें ये चोरी और ये सब चीजें सामने आ रही है। मेरे ख्याल में अगर मदीना की रियासत की मिसाल, मजीद चैलेंज फेस करना पड़ेगा आटा चीनी बहरान के केसेस के हवाले से या फिर कोरोना के हवाले से? मैं समझता हूँ दोनों अलग इश्यूज हैं। कोरोना एक अलग इशू है, पूरी दुनिया का एक मामला है जिसमें हम भी उस वबा में आ चुके हैं, और उस पर भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट अगर सीरियस रहती शुरू में तो मेरे ख्याल में केसेस ये यहाँ मजीद बढ़ते ना। आज या कल की रिपोर्ट्स अगर देख लें मजीद केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, और लॉकडाउन की तरफ मजीद मेरे ख्याल में मजीद इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया जाएगा वहाब, जब किसी भी सूबे में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल हो रहा है? जो एनजीओज हैं वो बोल रही हैं कि बार बार ये जो भिखारी हैं वो आके दूसरे का राइट वॉयलेट कर जाते हैं, फिर इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बजट की बात करें तो बजट्स तो ओपनली बताए गए हैं कि लोगों को रिलीफ के लिए हर सूबे ने अपना जो है इसमें रोल प्ले करना है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला था। आज भी नाम जो चेंज करके पीटीआई हुकूमत आज अगर उसका एहसास नाम दे दिया है तो मेरे ख्याल में क्रेडिट पीपुल्स पार्टी को जाता है कि अच्छे तरीके से उसको सरंजाम दिया था जब भी इन्होंने सिस्टम को कंटिन्यू किया। ठीक है। और दूसरी बात कि फंड्स वगैरह जो रखे जाते हैं, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट का एक अलग फंड रखा जाता है, और मैं समझता हूँ इस वक्त सारे जो और तालीमी बजट वगैरह हो गया या हमारे और तामीराती बजट वगैरह, मेरे ख्याल में अभी जो सिचुएशन मुल्क की है उसमें हमें अभी इस कोरोना के हवाले से वो बजट वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है हुज़ैफा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सीधा देखें, सबसे पहली बात एक क्लियर करें, ये जहांगीर खान तरीन का केस नहीं है। इसके अंदर काफ लीग का भी नाम है, इसके अंदर नून लीग का भी नाम है, इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं। जो मैंने आपसे कहा वो सारे नाम सामने क्लियर हो जाएंगे। ये जहांगीर स्पेसिफिक ना करें, ये स्पेसिफिक होना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के अंदर उसका जिनके बारे में हमारे भाई भी बोल रहे हैं कि वो आपके साथ ताल्लुक है, बिल्कुल उनकी हमदर्दी, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है पार्टी के साथ। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, चाहे फाइनेंशियली दिया है, चाहे मॉरली दिया है, हर चीज में दिया है, बिल्कुल एडमिट फैक्ट है, कोई जुर्म नहीं किया। अब देखना यह है कि इसकी वजह, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को सामने ना रखते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं जलाया। अगर हम नायल होते या अगर हम लोग इमरान खान इतना कोई छुपाने वाला होता तो अभी तक तो नून लीग में और जिस तरह पिछले रिकॉर्ड जलते हुए आए ना, तो वो हमारा रिकॉर्ड भी जल जाता। हमने एक चीज क्लियर की। और दूसरी बात जो आप बार बार कह रही हैं कि जो शुरू में बात, इट्स नॉट अ जजमेंट, इट्स जस्ट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट में नॉमिनेट हुए, नॉमिनेट के बाद 25 अप्रैल को जजमेंट आता है। नो, इट्स नॉट जजमेंट, नहीं, वो जजमेंट नहीं है, वो भी फ्रांसिक होगा। उसके अंदर एक समझे कि एक तरीके की एक रिपोर्ट कंफर्म हो जाएगी कि ये लोग हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं और इन्होंने इस तरीके से इसको मुल्क के अंदर नुकसान। कंप्लीट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी मौजूद है, फिर नहीं फ्रांसिक हो रहा है कि आया ये जो सारा बहरान था ये चेक किया जाएगा, कितना शुगर उठाई, कितना बार गई है, किसने जितना डम किया है, किसने कितना बेचा है, इनके बकायदा वॉचर बने थे। कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट 25 अप्रैल होगी। 25 उसके बाद इदारे हरकत में आ जाएंगे, नैब आ जाएगा। नैब कोई हमारे अंडर तो नहीं है। इमरान जी कह रहे हैं इमरान खान बचा लेगा, इमरान खान को बचाना होता आप निकाल भी नहीं सकते थे। आज हमीदुर रहमान रिपोर्ट आई है, आज तक डॉन लीग से आई है, आज तक कभी कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? देखें, हमें यहाँ पे हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे हम वो बहस ना करें नून लीग पीटीआई, नहीं ये तो आप भी है, जो भी है आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है वफाकी, बोलिएगा ना, उन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ पॉइंट किया नून लीग को। फिर मैं भी बोलूंगा, सही है, फिर मैं भी बोलूंगा, एंकर ने, कैमरामैन ने सवाल किया आपकी बारी में, मैं बोलूंगा आप सिर्फ नून लीग को क्यों पॉइंट करें? आपकी भी तो पार्टी के लोग हैं, जहांगीर तरीन, मैंने बोला ना, खुसरो बख्तियार, उनको क्यों नहीं कर रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है बाकायदा।
ये दरअसल इनको आज तक कोई इशू मिला नहीं है, तो एक इशू मिल गया तो सब शोर मचा रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कोई भी हो, हम कह रहे हैं कोई भी हो, वो सामने आएगा। नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो जितना क्लोज क्यों ना हो, हम लोग वो नहीं है कि अपने पूरी फैमिली को उठा के नवाजते रहे। जो आया है सामने आएगा, चाहे वो अद्दी, हमारी कोई अद्दी का कोई सीन नहीं है, हमारे साथ कोई हमारे भाई नहीं लगे हुए जिनके नाम हम अपने साथ लगा लें। अगर जहांगीर तरीन खान साहब ने ये गलत किया है तो वो इसका जवाब देंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये चैलेंज आप लोग को फेस करना पड़ेगा? ये रिपोर्ट आटा चीनी बहरान, हमारा कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है? देखें चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है 25 तारीख को रिपोर्ट आती है, उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लेना, नैब लेगी। हमने आज तक क्या मियां साहब के ऊपर पनामा का केस हमने बनाया, यही वाजिद ज़िया थे ना, चले ये झूठी रिपोर्ट बनाई है ना, अभी इनके लिए रिपोर्ट बहुत अच्छी है। ये किसने बनाई है? वाजिद ज़िया साहब ने बनाई है, जिसने मियां साहब का केस बनाया था। वो उस टाइम गलत थे, अब वाजिद साहब सच्चे हो गए। हम तो कह रहे हैं उस टाइम भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं। हम नहीं कह रहे, हम नहीं बचा रहे जहांगीर तरीन साहब को। वो भाई इन्होंने जो किया वो खुद देखी जाएगी। फ्रांसिक आने दें, सबको बीच में लाने दें। ये पहली दफा हुआ है गवर्नमेंट ने अपने लोगों का नाम सबसे पहले रखा है कि ये है एहतसाब शुरू होगा, हमारे से शुरू होगा। हर बात में इमरान खान अपने लोगों को बचा रहा है। हम सर लोगों को एजुकेट करने के लिए यहाँ बैठते हैं कि फजूल में औरतों की तरह लड़ने के लिए बैठते हैं। आप एजुकेट करें, लोग आपको देख रहे हैं, ये इशू क्या है, उनके बारे में, इशू के बारे में बताएं। जहांगीर ने गलत किया वो गलत होगा, मोनस ने गलत किया वो गलत होगा। पॉलिसीज में चेंज, मजीद चेंज आएगा या आप लोगों ने कंप्लीट एक स्ट्रैटेजीज बना लिया? अब वही कोरोना वायरस के हवाले से आप लोग उन्हीं के ऊपर काम करें। देखें कोरोना एक आलमी इशू था। बड़े बड़े तुरम खान जो कहते थे हम दुनिया को 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं, ये थ्योरी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब आए बड़ा मुल्क कौन जो अपने लोगों को बचा सकता है। अब तबाह करने वाला दौर गया। आज चाइना सरवाइव कर गया। जिस तरीके से हम लोगों ने पैनिक क्रिएट नहीं की, हमारी सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। हम क्यों बोले कि नहीं जाता? उन्होंने हम लोगों को बचाया ना। हम भी सिंध के रहने वाले, सबने अच्छा काम किया। कौन चाहता है कि उसकी आवाम को कोई ऐसा नुकसान हो? लेकिन आवाम को हमें एज अ कौम खुद भी इसका ख्याल रखना चाहिए। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं। कितने अस्पताल नहीं हो सकते? चाइना खत्म हो गया, अमेरिका के अंदर हजारों की तादाद में लोग मर गए। हमसे वेल डेवलप, उनकी मैशत मजबूत थी, वो घरों तक राशन पहुंचा सकते थे। चाइना में 76 डेज जो लॉकडाउन था वो काबिल सताइश था और लोगों ने वहां पे हुकूमत का साथ दिया। उन्होंने अंडरस्टैंड किया हर चीज को और इस तरह उन्होंने लाइटली नहीं लिया। लेकिन हमारी सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या हम लोग मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल हैं इस वक्त? क्योंकि लोग तो सुन नहीं रहे, तरफ ना हुकूमत की ना मीडिया की, कुछ नहीं सुन रहे। मैंने आपसे यही कहा कि ये कौमों का यहाँ से पता चलता है। देखें ये कड़वी हकीकत है। अगर हमें ये नहीं किया हम लोगों ने, देखें आप एक सिंपल सी बात देख लें, कहते हैं जी 300 लोगों ने सरवाइव कर लिया कोरोना के ऊपर, कर लिया, उसकी तो कोई वैक्सीन ही नहीं बनी। तो कैसे कर लिया सरवाइव? डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आइसोलेशन में चले गए, अपने आप को दूर कर दिया। सिविलाइजेशन है जो आज तक नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। बेसिकली है। फहद, आप क्या समझते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक सूबा जो है मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएगा या पूरा मुल्क लॉकडाउन की तरफ जाएगा, लुकिंग एट द करंट फिगर्स? देखिए डे बाय डे फिगर्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे भाई ने बात की ना, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग फिर भी अभी नहीं मान रहे, निकल रहे हैं बाहर, बाज़ारों में वही रश है, दुकानों पे वही रश है। अगर 5 बजे तक दुकानें खुल रही हैं तो वहाँ पे एक जमघटा लगा हुआ, आज आखिरी दिन है, सही है बिल्कुल। वहाँ पे 20-20 लोग एक साथ जुड़ के खड़े हुए हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है आपस में, कुछ नहीं है। ये अगर जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी अच्छी बात की कि भूख से इतनी परेशानी नहीं होगी, अगर ये लग गया ना तो बहुत परेशानी होगी, ये और लोगों को डैमेज करेगा। दूसरी चीज़ ये कि देखिए भाई पीपल्स पार्टी के भी बैठे हुए हैं और तहरीक इंसाफ के भी बैठे हुए हैं। इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों के घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। आज 13-14 दिन हो गए इस सिचुएशन को, लोगों के रोज़गार बंद हैं, डेली वेजेस वाले इतने परेशान हैं क्योंकि मैं एक NGO भी चलाता हूँ। हमें उस चीज़ की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लग रही है क्योंकि हम राशन डिफरेंट जितना हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं, और भी NGOs काम कर रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और वफाकी गवर्नमेंट को भी कि लोगों को अकोमोडेट करें जितना हो सकता है। अच्छा अलवीना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि राशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि राशन पहुंचना ज़रूरी है ताकि घर में रोटी बन सके। इस वक्त लोग पैसे से भी बहुत परेशान हैं, दवाई के पैसे नहीं है, लोग बच्चों के दूध के पैसे नहीं है लोगों के पास, क्योंकि फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो चुके हैं। एक और पॉइंट पर्टिकुलरली जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है वफाक को भी और सिंध हुकूमत को भी, हालांकि दोनों काम कर रही हैं लेकिन 100% तो डेफिनेटली कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में 70 सालों में हमने ऐसी कैपेसिटी नहीं बनाई कि हम 100% डिलीवर कर सके। सेकेंडली लोग जो हैं जिनको मिल रहा है वो भी खुश नहीं है, वो
भी फिर आके झूठ बोल रहे हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और जो इसमें एक फकीरों का जो एक तबका है, प्रोफेशनल बेगर्स, उन्होंने भी बड़ा काम खराब किया है। अब ये सारी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? क्या वफाकी लेवल के ऊपर बनाई जाए, क्या हर सूबाई सतह के ऊपर बनाई जाए, क्या करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है ना, क्योंकि हमारे पास लोग बहुत डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं, मैं इस चीज़ में और इस कॉज में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। वफाक अपने तौर पे अच्छा काम कर रही होगी और जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी अच्छा काम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। और इनको चाहिए इस वक्त, क्योंकि असल में आबादी इतनी हो गई है, और कराची की अगर हम स्पेसिफिक बात करें ना, तो कराची के अंदर लोगों को राशन जो मुस्तहिक लोग हैं ना उन तक नहीं पहुंच रहा, मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर हम देखें तो शॉप्स के ऊपर भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कोई वफाक का बता रहा है कि उनके पास जो अमाउंट है स्पेसिफिक वो आ रहा है, कोई जो है ज़कात का जो सिंध का एक बजट है उसमें से बता रहा है कि उनके पास आ रहा है। तो इससे हमें मजीद दिखाई दे रहा है कि दोनों हुकूमतें काम कर रही हैं, लेकिन इतना 100% नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर स्टांस जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। Stay with us on Inside the News. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर कि क्या हम मुतहम्मिल हैं मज़ीद लॉकडाउन के या नहीं, क्योंकि लोग भी हमारे साथ जो है काफ़ी दिखाई दे रहा है कि कॉपरेट नहीं करे, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। वहाँ लोग तो सीरियसली नहीं ले रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार कहा जा रहा है कि आप समाजी फासला रखें। मसाजिद को जिस वजह से बंद किया उसका बेसिक रीज़न ये था कि हमारे लोगों के अंदर वैल्यूज़ नहीं है, वो करीब करीब खड़े होंगे, वरना तो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर लोगों में थोड़ा सा सेंस होता तो मसाजिद भी बंद नहीं होती। ये भी बहुत दुख होता है कि अल्लाह के घर वीरान है इस वक्त हमारे पास। लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग अपने मोहल्लों में ही नमाजें पढ़ें, तो वहाँ पे भी वो लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, करीब करीब खड़े होकर नमाजें पढ़ रहे हैं। हुकूमती जो स्टांस है उसके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे। तो क्या मजीद लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे या नहीं? मैं समझता हूँ अगर ये सिचुएशन रही तो लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी होगी लोगों की। क्या होगा फिर अगर लोग जिंदा रहेंगे, बाहर भी निकल रहे हैं, वायलेट भी कर रहे हैं सेक्शन 144 को। बिल्कुल हो रहा है, वायलेशन तो बिल्कुल हो रही है। जिन्होंने वायलेशन की है अगर उसमें डिपार्टमेंट के लोग मुलविस हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज कुछ लोग थे, 23 मार्च को सिंध गवर्नमेंट ने लेबर डिपार्टमेंट से एक लेटर इशू हुआ था जिसमें कहा गया था कि लेबर को आपने नहीं निकालना है और उनकी सैलरी वगैरह आपने देनी है। चंद फैक्ट्री के मालिकान ने उनको आज निकाल दिया था और उस पर सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है। और सिंध गवर्नमेंट ने अकोमोडेट करने का कहा था कि आप इनकी तनख्वाहें, सैलरीज वगैरह इनको आप देनी है आपने, क्योंकि एक गरीब बंदा जो डेली पैसे कमा के जा रहा है अगर उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, तो क्या ये जुल्म की इंतहानी है? ये पर्सनली देखिए, जुल्म तो हमारे लोगों को ही सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये वबा फैली है, पूरी दुनिया के लोग अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो हमें भी बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये सोचना चाहिए। जुलाई तक मुकम्मल पैसे दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि मजीद ऐसे हालात हुए तो हम जुलाई के बाद आपकी सैलरीज जो हैं उनको जरा कम देंगे, लेकिन इस तरह सिचुएशन हम नहीं देख रहे। मैं समझता हूँ उसमें फेडरल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उसमें टैक्सेस जो फैक्ट्रीज के जितने भी हैं वो उनको खत्म करने चाहिए ताकि फैक्ट्री मालिकान भी रिलीफ दें। वफाक को जो है अपना रोल प्ले करना है, फिर वो सूबे के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होनी है। बिल्कुल फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे इनको, और जो टैक्सेस जो हैं फैक्ट्रीज को, लाजमी बात है फैक्ट्री का मालिक भी यहीं से कमाता है। अगर उनकी जनरेशन बंद होगी तो पैसा कहाँ से लाएगा? वो टैक्स की मद में जो है ना ये पैसे बचा के अपने वर्कर्स को दे सकता है। इसमें हुज़ैफा जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डे 1 से लॉकडाउन की फेवर में नहीं, उन्होंने बाद में स्टांस मजीद क्लियर किया। वो कहते हैं कि लॉकडाउन के लिए वो इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो उन्होंने बार बार इकोनॉमी का भी जिक्र किया। तो क्या आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या फिर बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ लेकर आएंगे इस सूरत हाल में? ये अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया था, ये जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से। लेकिन उस पे कंस्ट्रक्शन की कंपनीज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। वो कह रहे हैं सिंध के सूबे में SBCA और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि उनको काम ही नहीं करने दे रहे। उसके ऊपर कोई फायदा नहीं है कि वो अगर वर्डिक्ट आया भी है उनके फेवर में आया है। शुरुआत तो होना, स्टार्ट तो होना, सारे मामले हल हो जाएंगे। आपसे भी जानूंगी, ये सारे मामले हल हो जाएंगे। दरअसल हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। मेरी बात अभी 2 दिन पहले ही हुई है उनसे, एक वो आबाद की फॉर्मर मैं भी यही बात करना चाह रहा था। वो कह रहे थे कि सिंध जो है, सिंध में तो हम कैसे काम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि SPC और बहुत सारे इदारे जो हैं वो बीच में खलल पैदा कर रहे हैं और वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कोर्ट के जजमेंट को। कोर्ट ने कुछ और लिखा है लेकिन वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो फिर उनके लिए तो, सिंध के लिए तो बेकार हुआ ना फिर ये रिलीफ पैकेज। दरअसल अब यही तो सारी बातें हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, किस किस को सीधा करें, इस टाइम के अंदर हम क्या क्या करें। अभी देखें, सबसे मेन प्रायोरिटी जो है कोरोना है।
इसके बाद ये जैसे ही सेटल होती है, मेरे हिसाब से ये कम से कम 2-3 महीने तक हम लोग के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और 3 महीने के बाद भी यही मास्क, यही सैनिटाइजर, ये इतना फासला हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस तरीके से देखें। हमारे पास आज उनका बयान आया कि जी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आया कि जी हमारे पास उतने केसेस हैं जितने आने हम लोग सोच रहे थे। आपके पास मुल्क के अंदर, ये देखें किसी पार्टी की बात नहीं है, ये एक जनरल बात है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आप इतने टेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में टेस्ट हो चुके हैं लाखों, तब वहाँ पे हज़ारों बंदे निकले हैं। अगर 10 लाख टेस्ट हुए तब जाके 3 लाख बंदे निकले। आपके पास टेस्ट की कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको अभी गारंटी करता हूँ, चाहे नॉर्मल किसी से पूछ लें, कराची के अंदर टेस्ट कैपेसिटी बने इतने खौफनाक बताए जाएंगे कि समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं कि हम इन चीज़ों में बड़े हुए हैं, हम मिलावट हम लोगों ने ली है बचपन से, हमारे दूध के अंदर मिलावट है, हर चीज़ के अंदर मिलावट है, तो शायद कुछ हमारे ऊपर इतने असरात नहीं आ रहे जितने उन लोगों के अंदर आ रहे। ये बिल्कुल हकीकत है। एज अ कौम, एज अ नेशन हमें इससे लड़ना है। एज अ कौम, ये किसी हुकूमत की, इमरान खान की अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आपस की, हम सब की आपस की जिम्मेदारी है। जब तक हम एज अ नेशन नहीं चलेंगे, हमारे आगे जो अंजाम है बहुत ख़तरनाक होगा। ठीक है, इसमें फहद आप क्या समझते हैं? जिस तरह आपने सुना वहाब कह रहे हैं कि इसमें फेडरल को जो है कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, लेकिन एक उन्होंने जो बिल्डर्स के हवाले से एक अच्छी पॉलिसी दी, वो देखा जाए तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसी अच्छी पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, ऐसा रिलीफ पैकेज। लेकिन सिंध के लिए वो इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि सिंध में बहुत सारे इशूज़ हैं, ऑलरेडी करप्शन के मामलात का सामना करना पड़ रहा है बिल्डर्स एसोसिएशंस को। देखिए, जैसे पहली बात तो मैं करूंगा, जैसे हमारे भाई ने की ना कि फैक्ट्री मालकान जो तनख्वाहें नहीं दे रहे, और ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज भी नहीं दे रही हैं सैलरीज। काफ़ी सारी कंपनीज ने मना कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? या आप 365 दिन कमाते हैं पूरा साल, 15 दिन के लॉकडाउन के लिए आप किसी का मतलब उस सैलरी से ही घर का चूल्हा जलता है, और लोगों की इतनी बुरी सिचुएशन है ऑल ओवर। अगर हम देखें तो मंथ एंड पे सैलरीड पर्सन हैंड टू माउथ हो जाता है। अब दूसरी बात, जहाँ तक कि बिल्डर्स की बात है, तो जैसे कि सिंध में आपने बात की SBC, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उनको पाबंद करती है वायलेशन पे। मैं आपको एक बात बता दूं आज कि कोई ये बिल्डर्स जो है ना, ये माफिया बन चुका है। वो ये कह रहे थे वो चेयरमैन थे आबाद के, वो कैसे माफिया का हिस्सा हो सकते हैं? चेयरमैन आबाद के एसोसिएशन के चेयरमैन। अब मैं आपको क्या बताऊं? आप ये बात यहाँ पे बैठ के कह रही हैं, ठीक है, चेयरमैन हर किसी की अपनी कंपनीज हैं, उतनी वायलेशंस कर रही हैं, ठीक है, भरपूर वायलेशन। आप मेरे सामने लाके बिठाएं, मैं आपको देता हूँ चीजें। वो ये कह रहे थे कि जो वो ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी गई थी उसमें पहले आपने उनको चेक करना है। लेकिन SBC ने क्या किया? वो कहते हैं कि अब तो कोर्ट कह रही है कि आपने किसी तरह अप्रूवल देना ही नहीं है, तो वो हर चीज को रिजेक्ट कर। देखिए, मेरी बात सुनिए, तो वो ये कह रहे हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो SBCA के भी अपने हैं, उनकी पूरी एक किताब है जिसमें सारे रेगुलेशन रूल्स सब लिखे हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कोर्ट के ऑर्डर्स को मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाता? नहीं, देखिए, कोर्ट कुछ और कहती है। चलिए, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कभी भी कोर्ट ने गलत नहीं कहा। मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ फहद। कराची यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर रिसेंटली एक ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, उन्होंने कहा था कि 3 साल के लॉ को ख़त्म करके 5 साल का मैंडेटरी बना दिया जाए। जो बैच इनरोल हुआ था उनके इस जजमेंट, इस वर्डिक्ट से पहले वाला बैच, तो टेक्निकली उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता था ये कानून। कराची यूनिवर्सिटी ने जो लाखों स्टूडेंट्स इनरोल हुए, इन सबको तबाह कर दिया। उनको कहा कि इनरोलमेंट देंगे ही नहीं हम आपको। इसका फिर वो गए नेक्स्ट फोरम के ऊपर, रिजॉल्व कराया अपना मामला। 2 साल जाया करने के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी फीस देने के बाद, एनर्जी टाइम देने के बाद, फिर उनका जो है इस पे रिजल्ट आया। अब कौन इसका जिम्मेदार है? लाखों में से कोई 100 या लाखों में से कोई 1000 कोर्ट गए वापस इसके ऊपर? गए ना, रिजॉल्व किया, 2 साल अपने जाया किए, रिजॉल्व कर लिया मामला। अब क्या है कि उनके खिलाफ इस पे तहकीकात होनी चाहिए, जो मतलब कि कोर्ट के जो कराची यूनिवर्सिटी ने मिस इंटरप्रेट किया ना, कि तालीमी इदारे का ये हाल है, तो फिर बाकी क्या इदारे आपको नहीं लगता? देखिए, मैं आपको जो अभी जो हमारी बात हो रही थी ना, सारे इदारों में कल्प्रिट्स मौजूद हैं इस वक्त। मैं आपको ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आबाद को आप ऐसा कर रही हैं जैसे पता नहीं वो कौन है, कौन से हाजी उसमें आ गए। वो तो फॉर्मल एक बॉडी है। मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर्मल बॉडी है, एग्जैक्टली, उसका कोई किसी से कंसर्न नहीं है। लेकिन बिल्डर्स बहुत वायलेशंस करते हैं। अगर वो SBCA को इस पे पॉइंट करेंगे तो SBCA अपनी जगह सही भी है। क्या वो बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले भी आपको लगता है वायलेशंस? बहुत वायलेशंस होती हैं, फ्लोर्स वायलेशंस होती हैं, आर्किड्स वायलेशंस होती हैं, एमिनिटी वायलेशंस होती हैं।
ये तो भरमार, ये खुद रिश्वतें दे दे के काम करा रहे होते हैं। रिश्वत कितने में आपको दिखाओ, अब आज के जो चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन जो उनके ऑल चल रहे हैं इलीगल। क्या एसपीसीए वाकई जो है वॉयलेट कर रहा है या मिस इंटरप्रेट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को? देखिए एसबीसीए जो है रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और डिपार्टमेंट, उसका काम है जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें अगर कोई भी ऐसी वायलेशन कोई कर रहा होता है उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। अगर देखिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कल्प्रिट मौजूद हैं और अगर चीज़ों को गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोई इसमें उस ऑर्डर को गलत पड़ रहा है तो वो उसके खिलाफ जाना चाहिए कोर्ट में, कोर्ट मौजूद है बिल्कुल, और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात थोड़ी देर पहले कही गई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्डर्स के लिए खासतौर पे एक बहुत बड़ा पैकेज दिया था कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ आबाद ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और क्योंकि अभी जो मौजूदा सिचुएशन भी नज़र जो हमें आ रही है उसमें बजाय इस ये पैकेज देने के रिलीफ देना चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी में, रिलीफ देना चाहिए था गैस में, ये सब चीजें गवर्नमेंट को माफ करनी चाहिए थी इस सिचुएशन में, बजाय कि वो पैकेज देते। ठीक है, लेकिन वो इसलिए पैकेज दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमी भी स्टेबल रहे। अभी तो आपके पूरा मुल्क जो है लॉकडाउन पड़ा हुआ है, ये काम तो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या मजीद आपको लगता है कि ये केसेस तो जिस तरह कंट्रोल नहीं हो रहे, लोग भी कोऑपरेट नहीं करे, तो ये बात आपको लगता है वाकई हम मजीद और लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? जी मैं समझता हूँ बिल्कुल, जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें जाएंगे। सूबाई सतह के ऊपर मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, सूबे में क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें एक इशू था ओपीटीज के हवाले से। ओपीटीज जितनी भी थी सिंध गवर्नमेंट ने वो ओपन कर दी है, इंशाल्लाह कल परसों से वो ऑन हो जाए, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं है जिसको हम डील कर रहे हैं, कोरोना के अलावा बहुत सारे और भी बीमारियां हैं, बहुत सारे और भी इमरजेंसीज आ जाती हैं जिनको ओपीडी डील करता है। तो मेरे ख्याल में ओपीडी का एक मामला अच्छा हो जाएगा कि जब से कल से मे बी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इस तमाम मैं सारी बातें अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, एज अ कौम हम सबको खुदा के हुजूर जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उस पर हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह का करम मांगना चाहिए जी, और अल्लाह हमें माफ़ करे और हमारे लिए आगे मामले आसान करे, ये ज़रूरी है जी। हमारे मामले आसान करें और दुआ करेंगे आज शब बारात के ऊपर, क्योंकि इट्स अ नाइट ऑफ रिपेंटेंस, और अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए, पाकिस्तान से, मुस्लिम ममालिक से और पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करें। वहाब, इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर अब क्या मज़ीद आप लोग पॉलिसीज़ चेंज करेंगे या अपनी पॉलिसीज़ अब आपका ये जो आपने जितना सोच लिया वैसी ही रहेंगी? क्योंकि अगर हम राशन की तकसीम की बात करें, पहले कोई और मैकेनिज्म था, फिर कोई और मैकेनिज्म आ गया, फिर तीसरा मैकेनिज्म। देखिए राशन के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन की टीम्स बनी थी, डीसी जो कंसर्न थे उनको लूप में लिया गया था, उसके साथ आपके जितनी भी यूसीज थी उनमें आपके चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए और यूसी के काउंसलर्स हो गए, इवन उसमें एनजीओस को भी इंक्लूड किया गया था। 7-8 लोगों की रुकनी कमेटी बनी थी और उनके तहत ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ गए थे। यूसी पे इसको रोका गया था। हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमने रोका नहीं था, बेसिकली हमने एक लेटर भेजा था 28 तारीख को या 27 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें वो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जिसकी वजह से ये काम लेट हुआ। आपकी जानिब आपका ये काम इसलिए रुका हुआ था, लेकिन आप लोगों ने हमने काम शुरू कर दिया। ये 2-3 दिन से राशन बट रहा है, लेकिन 2-3 दिन से अब हो रहा है ना, लेकिन आप लोग लॉकडाउन से कब 3 हफ्ते से भी पहले से लॉकडाउन की तरफ आए हैं, तो उसके बाद अब आप लोगों ने ये जब चेंज किया, क्योंकि लोग ऑब्वियसली जो डिजर्विंग थे वो पूछ रहे थे, लेकिन हमें मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा था। अब हमें पता चला कि यूसी लेवल के ऊपर, लेकिन वो दैट्स नॉट इवन पर्टिकुलरली वर्किंग। इसका जवाब देखिए, इससे आपके यूसी में जो इलेक्शन हुए थे उसमें वहां से लोग इलेक्ट होके आए थे, उन पे लोगों का एतमाद था, उन्हीं सब लोगों को, उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, एमक्यूएम से भी लोग हैं, मैंने एक यूसी के हवाले से आपके एक बंदे तक जिनको साथ में लिया गया है, उन्होंने वो हेल्प आउट नहीं कर सके। प्रैक्टिकली मेरा इसके ऊपर होमवर्क है। दरअसल इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर किसी ने आपकी हेल्प की होगी, मैं इलेक्शन गवर्नमेंट उस पे काम कर रहा हूं। मैं इनका जवाब देखें, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कब से चला रहे हैं, जिनके पास इतना डेटा है, वो कह रहे हैं फेडरल ने हमें नहीं दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं, देखिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। सर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा था वो उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, वरना तमाम मिनिस्टरों को राशन पहुंचा हुआ होता। डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट चला रही थी, फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो। ठीक है, फहद ऐड कर दीजिए वन लाइनर। देखिए मैं आपको
आपको बताऊं, जो अभी सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसको ये बैक टू बैक चेंज करते जा रहे हैं, कोई एक प्लान बन नहीं रहा। खुदारा मेरी फिर रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, कि लोगों को अकोमोडेट करें, इस वक्त सियासत ना करें, जो जिस तरीके से कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें और साथ मिल के बैठ जाए, एक दफा बैठ के कोई प्लान कर ले ताकि लोगों को पहुंचे। दूसरी चीज ये कि इस वक्त अगर आप देखें ना तो के इलेक्ट्रिक ने एक अजाब ढाया हुआ है कराची के ऊपर, अपनी मनमानी करके बिल भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोग तो निकाले नहीं थे जो चेकिंग करें मीटर्स की, एवरेज बिल भेज दिए उठा के, जिसका 800 रुपए बिल आता था उसका 7,000 रुपए बिल आया। ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि इमरान खान के दोस्त हैं वो जो के इलेक्ट्रिक चलाते हैं, आरिफ नकवी साहब, उनको कोई नहीं पूछेगा। मैं समझता हूँ इसमें वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक को और दूसरा गैस के जो बिल्स हैं ये माफ करने चाहिए 2-3 महीनों के, जब तक ये इश्यूज रहेंगे 3 महीनों के लिए तब बिल तक ऑलरेडी माफ करने का उन्होंने बोला है कि हम डिले लोग कर अफोर्ड नहीं देंगे, कर बात आ पाएंगे। चुकी है। देखें सिंध गवर्नमेंट ने बच्चों की स्कूल की फीस 20% M&B Courier by Muller and Phipps. Safest deliveries in cellophane wrap. For details, call now. M&B Courier. उससे भी मुलाकात हुई बहुत है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट वहाब हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फाज शफीक, और बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर यही कहूँगी, आज शब बारात है, नाइट ऑफ रिपेंटेंस। हम सब ने अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करनी है कि अल्लाह इस वबा को हमारे मुल्क से, मुसलमानों के ममालिक से और पूरी दुनिया से इसको ख़त्म कर दे। और जितनी भी कॉन्स्पिरसीज़ हो रही हैं ग्लोबली, जो कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए कॉन्स्पिरसीज़ हो रही हैं, अल्लाह हमें इनके शर से दोबारा महफूज रखे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।